हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज का हम इस बेहतरीन से क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस पर। तो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट 60 MCQ क्वेश्चन को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सभी क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है? उत्तल दर्पण का। इससे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटे से दर्पण में बड़ा सा क्षेत्र कवर हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती वह बिंदु लेंस का क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ये अवतल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। दोनों का प्रकाशिक केंद्र एकदम लेंस के बीचों बीच होता है, इससे ओ से लिखते हैं। दोनों का प्रकाशिक केंद्र एकदम बीच में, जब प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो इसमें से प्रकाशिक केंद्र ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक गोली लेंस की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। एक गोली लेंस की वक्रता त्रिज्या आर का मान 30 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें न तो अवतल दिया है न तो उत्तल दिया है, तो जैसा प्लस में है तो हम प्लस में ही सॉल्व कर देंगे। अगर अवतल या उत्तल दिया रहता है तब हम देखते हैं कब माइनस लगाना है कब प्लस। तो फोकस पूछा है, चलिए फोकस एफ का मान पूछा है, तो एफ बराबर होता है r/2। आर का मान 30 सेंटीमीटर और बटे 2, तो एफ बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। तो हमारा 15 सेंटीमीटर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो किस माध्यम में न्यूनतम मतलब होता है कम। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है। प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होगी, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और इस 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कांच में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा। इसमें से सघन माध्यम सबसे किसका होता है, हीरा का। तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, -4D वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी -4D। पी का मान कितना दिया है, -4D। डी का मतलब होता है डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यब का मान क्या होगा। तो देखते हैं। तो अगर हमारा डाटा सेंटीमीटर में दिया रहता है तो हम सूत्र लगाएंगे P बराबर 100/F। अगर वहीं पर डाटा हमारा मीटर में दिया रहेगा तो P बराबर 1/F। यहाँ पर P का मान कितना है, -4। F का मान पूछा है 100/F। F को इधर ले जाएंगे, ये -4 इधर आ जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -100/4 काट देंगे तो -25 सेंटीमीटर। कितना, -25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित मतलब होता है बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है किसमें, उत्तल लेंस द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा या ए और सी दोनों। तो सही बात है, उत्तल लेंस द्वारा भी बन जाता है और अवतल दर्पण द्वारा भी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 7वां, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसका संश्लेषण नहीं होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो
तो प्रकाश संश्लेषण में किसका संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है क्या नहीं बनता, क्या नहीं प्राप्त होता है। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, जल बनता है, ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 8वां क्वेश्चन, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। जठर ग्रंथियां किस में उपस्थित होती हैं, छोटी आंत में या अमाशय में या ऑप्शन सी अग्नाशय में या ऑप्शन डी पित्ताशय में। तो जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती है बच्चों, अमाशय में। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है और जिसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में जड़ों द्वारा जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। 2 ऊतक होते हैं पौधों में, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ज से जाइलम, तो ज से जल, जल का परिवहन जाइलम करता है, फ्लोएम बचा फ्लोएम। फ्लोएम ग्लूकोज या भोजन का परिवहन कौन करता है प्यारे बच्चों, तो फ्लोएम। जल और जल खनिज लवण कहाँ होते हैं, पृथ्वी में, तो प्लस खनिज लवण, खनिज, जल और खनिज का परिवहन जाइलम करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन, वृक्कों का कार्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वृक्कों का कार्य किस लिए होता है, श्वसन के लिए या प्रजनन में सहायक होते हैं या उत्सर्जन में या पाचन में। तो वृक्क किसके लिए सहायक होते हैं, उत्सर्जन के लिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे सब लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल जाता है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो बच्चे इसमें वृक्क ऑप्शन देखकर टिक कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसमें अमोनिया यूरिया में बदलता है, ये यकृत बदल देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन, यकृत। अगला क्वेश्चन 13वां, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है। तो CH3OH या CH3COOH या C2H5OH या CH3CH2OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है, CH3COOH। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए CaSO4 × 3H2O या CaSO4 × 2H2O या CaSO4H2O या CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी CaSO4 × हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन है धावन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन ए सी पोटाश एलम या एलम, ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। तो जल को जीवाणु रहित करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र एक कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलियन का संभावित पीएच मान होगा। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलियन का संभावित पीएच मान क्या होगा। क्षार जो होता है लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला। तो इस विलियन का पीएच मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में, कोई एक दे देगा या सभी क्षार धातुओं दे देगा, पूछ लेगा कि क्षार धातुएं हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में आता ही रहता है। तो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में यस ब्लॉक के पहले ग्रुप के धातुएं कैसी होती हैं, क्षार होती हैं। तो पहले ग्रुप में कौन कौन आते हैं, क्या बेरिलियम मैग्नीज कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम आता है, या लिथियम सोडियम पोटेशियम, या बोरान एल्युमिनियम गैलियम, या कॉपर सिल्वर कापर, दोनों ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये क्षार धातुएं होती हैं और लिथियम पोटेशियम कैल्शियम ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन अणु में उपस्थित बंध होता है। ऑक्सीजन अणु में उपस्थित कौन सा बंध होता है, आयनिक आबंध
या एकल सहसंयोजक बंध या 3 सहसंयोजक बंध या 2 सहसंयोजक बंध। तो ऑक्सीजन अणु में उपस्थित आबंध होता है 2 सहसंयोजक बंध। 3 सहसंयोजक बंध नाइट्रोजन में होता है, ये ऑक्सीजन। और एकल सहसंयोजक बंध क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन में होता है। आयनिक आबंध तो आयनिक यौगिकों में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कांच, जल, प्लास्टिक या मिट्टी। तो जो चीज़ें पारदर्शी होती है उनसे तो लेंस बनाया जा सकता है, जो चीज़ें पारदर्शी नहीं होती उनसे लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो कांच से लेंस बनाया जा सकता है, जल से भी, प्लास्टिक से भी, और मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कार्निया पर? नहीं। परितारिका पर या दृष्टिपटल पर या पुतली पर? तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल, जिसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है? प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने से सबसे अधिक विचलन किसका होता है? लाल रंग का या हरे रंग का या पीले रंग का या बैगनी रंग का? तो बैगनी रंग का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 22वां भी इंपॉर्टेंट है। समान आँख के लिए निकट बिंदु होता है। तो समान आँख के लिए निकट बिंदु क्या होता है? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी अनंत, या ऑप्शन डी 50, या ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर। तो समान आँख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। अगला क्वेश्चन 23वां, नेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस के फोकस दूरी में किससे परिवर्तन किया जाता है? पुतली द्वारा या दृष्टिपटल द्वारा या पश्चिमाभिपेशिया द्वारा या परितारिका द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पश्चिमाभिपेशिया द्वारा ही नेत्र लेंस को समायोजित या परिवर्तन किया जाता है। और हमारे आँख या नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? अवतल या उत्तल? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, जूल या कूलाम? विद्युत शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई वाट होती है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होगी। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। जूल कार्य का। कूलाम आवेश का। तो विद्युत शक्ति की इकाई जूल होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, ऑप्शन ए द्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सान, या ऑप्शन डी आवेग। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिनेप्स कहते हैं। और तंत्रिकाओं के बीच जो सिग्नल होता है हमारा विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ता है, जिसको याद भी रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 26वां, इंसुलिन किससे स्रावित होता है? इंसुलिन थायराइड ग्रंथि से, या अग्नाशय ग्रंथि से, या विकर्षण से, या एड्रिनल ग्रंथि से? तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है प्यारे बच्चों? अग्नाशय से, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज भी कहते हैं। तो इंसुलिन उससे स्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। पत्तियों पर कलियां किस में विकसित होती है? ऑप्शन ए पुदीना में, या ऑप्शन बी आलू में, या ऑप्शन सी ब्रायोफिलम में, या इन सभी पर? तो पत्तियों पर कलियां जो विकसित होती है, ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा, ब्रायोफिलम में। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, ऑप्शन ए अंडाशय, या ऑप्शन बी गर्भाशय, या ऑप्शन सी शुक्रवाहिनी, या ऑप्शन सी डी अंडवाहिनी। तो प्यारे बच्चों, अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिनी नहीं है, अंडवाहिनी भी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो होता है वो मानव नर जनन तंत्र का भाग होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में, या ईस्ट में, या क्या लिखा है प्लाज्मोडियम में, या ननीन में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है।
तो यहाँ पर अगर ईस्ट दिया है तो ईस्ट सही हो जाएगा, हाइड्रा दिया रहता है तो हाइड्रा सही हो जाता है। और अलैंगिक जनन ये अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था? मेंडल ने किस पर रिसर्च किए थे? मीठी मटर पर या उद्यान मटर पर या सरसों पर या गुड़हल पर? तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उद्यान मटर। क्वेश्चन नंबर 31वां है, 31वां प्रास पीतल है। पीतल क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? तो प्यारे बच्चों सबको पता है पीतल क्या है, ना तो धातु है, ना तो अधातु है, ना तो उपधातु। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल जो कि तांबा और जिंक, तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है, असंतृप्त में एल्केन, दूसरा एल्काइन। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, एल्केन का CnH2n, एल्काइन का एल्कीन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन, जिसका समान एल्कीन का समान सूत्र CnH2n और एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होना चाहिए? या तो एल्कीन या तो एल्काइन। देख लेंगे हम C2H6 2 × 4 × 6 इस पे आ रहा है एल्केन, ये एल्केन है और ये C वाला ये भी एल्केन है, C3H8 ये भी एल्केन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? ये ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, C2H4, क्योंकि कार्बन का जस्ट दो गुना है एल्कीन। तो इसका इसी नाम पूछे तो दो कार्बन है, में ये 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है? प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी C++O, ऑप्शन सी OH, ऑप्शन डी C++O और OH। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह CHO होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कीटोन का क्रियात्मक समूह C++O, कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? C++O। और OH एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। यार बच्चों OH का क्रियात्मक समूह होता है, बेहद इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह C++O और OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है। तो हमसे पूछा है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, तो CHO ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एथनोइक अम्ल का सूत्र, एथनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? वही अम्ल, जैसे अगर अम्ल आया है यहाँ तो वो कहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह होगा। तो देख लेंगे CH3OH, ये एल्कोहल का है, ये भी अम्ल, ये भी अम्ल, लेकिन ये एथनोइक अम्ल में कंडीशन है होगा, इसमें 2 कार्बन होंगे, लेकिन इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन, इसमें 1 कार्बन। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसका नाम एथनोइक अम्ल होगा, इसका नाम मेथनोइक अम्ल, इसका नाम मेथप्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। और इसका नाम साधारण नाम इसका फार्मिक अम्ल भी होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 35, एल्केन का समान सूत्र है। अभी जस्ट हमने बताया ही था कि एल्केन का समान सूत्र, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन
और एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो देख लेंगे इसमें किसका पूछा है, एल्केन। एल्केन का समान सूत्र CnH2n और ये CnH2n ये एल्काइन का है CnH2n, ये एल्कीन का हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, क्वेश्चन नंबर 36वां। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, सॉरी इसका हमने ऑप्शन नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर देख के बता देता हूँ कौन सा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, या ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल, या ऑप्शन डी प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। यहाँ पर लिख लेंगे एथेनोइक। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 37वां। अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनता है। यह क्रिया क्या होगी, जल अपघटन या संयोजन या उदासीनीकरण या गठित अपघटन। तो प्यारे बच्चों अम्ल और जब क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हमें उदासीन लवण और जल प्राप्त होता है, तो ये उदासीनीकरण क्रिया होगी। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 38वां। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को करते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन ए से हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर यह किसी परिपथ में धारा की दिशा को बताती है। एमीटर विद्युत धारा के नापने की जो मशीन होती है उसे एमीटर कहते हैं। मोटर इंपॉर्टेंट, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, मोटर। अगला क्वेश्चन 39वां। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी। तो थोड़ी सी टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर हम सोच के लगाएं तो किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देने पर, मान लो कोई विद्युत केतली है, अगर उसमें निरंतर की और आई धारा आई प्रवाहित हो रही है तो आई बराबर हो जाएगा I²R/T। अगर उसी विद्युत केतली में हम धारा की मान को क्या कर दे रहे हैं, 3 गुना कर दे रहे हैं, तो 3 गुना कर दे रहे हैं, तो H2 बराबर क्या हो जाएगी, H2 बराबर I²R/T होता है। तो I का मान हम 3 गुना कर रहे हैं यहाँ पर ना, तो I की जगह पर हम 3 लिख देंगे, 3 का होल स्क्वायर इंटू R/T। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 3 का 9 इंटू I²R/T। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 I²R/T। यहाँ पर किसका मान है, H1 का मान, तो H1। तो उस पर ऊष्मा कितनी हो जा रही है, यहाँ पर 9 गुनी। कितनी हो जा रही है बच्चों, 9 गुनी। तो 4 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी या 12 गुनी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9 गुनी। एक अश्वशक्ति H2 बराबर कितना होता है, 726 वाट या 736 वाट या 740 वाट या 756 वाट। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैद्युत धारा को मापा जाता है। वैद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, अभी मैंने बताया था। वैद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है कि वैद्युत जनित्र द्वारा है, धारा मापी द्वारा है, वैद्युत मोटर द्वारा। तो वैद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा न्यूमेरिकल है, क्या है बच्चों, 42वां। 220 वोल्ट से 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। आसान और इम्पोर्टेंट है। V का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट, और तुम्हें P का मान कितना दिया है, 100 वाट। 100 वाट। तो हमसे पूछा क्या है कि प्रतिरोध क्या होगा, R पूछा है। तो एक सूत्र होता है P बराबर 20/5। इम्पोर्टेंट सूत्र है, जहाँ पर हमें तो P का मान दिया है, कितना दिया है, 100, और V का मान भी दिया है, कितना दिया है, V का मान कितना दिया है, 220। और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर देते हैं, 220 इंटू
220 बटे आर का हमसे पूछा, आर इधर जाएगा 100 इधर आएगा, तो आर बराबर 220 इंटू 220 बटे 100। एक शून्य से शून्य, दूसरा शून्य तो दूसरा शून्य। 22 गुणे 22 कितना होगा? 22 गुना 44 4, 22 गुना 44 4 48 484 ओम। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 484 ओम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको करके जाना परीक्षा देने से पहले। चलिए प्यारे बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है? 13वां क्वेश्चन, मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है? अंडाशय से या प्लेसेंटा, जिसे प्राप्त करते हैं फैलोपियन नलिका से या वृक्क से? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्लेसेंटा से। 44वां क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 43 46 या 43। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जिसमें से दो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। और मानव नर में यक्ष और वाई नर गुणसूत्र होते हैं, मादा में यक्ष और यक्ष नर गुणसूत्र होते हैं। मादा पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है, पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2। पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या 2 होती है। डीएनए के रज्जु किसके द्वारा जुड़े होते हैं? किस बंध द्वारा? पेप्टाइड बंध द्वारा या सहसंयोजी बंध द्वारा या ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा? तो डीएनए के रज्जु जो जुड़े जो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी एक परत परावैज्ञानिक किरणों को आने से रोकती है, धरती पर आने से रोकती है? क्या क्लोरीन होती है, या ओजोन परत, या ऑक्सीजन परत, या हाइड्रोजन परत? तो प्यारे बच्चों, सबको बताया समतापमंडल में एक परत पाई जाती है, ओजोन परत, जो धरती पर आने से परावैज्ञानिक किरणों को रोकती है, जो कि जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है परावैज्ञानिक किरणें, जिससे हमारे अंदर त्वचा कैंसर या आँख में मोतियाबिंद जैसे रोग भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओजोन परत। मेंडेल के अनुसार निम्न में से कौन एक जीनोटाइप लक्षण प्रारूप मटर में लंबे तथा जोड़ीदार बीजों को व्यक्त करेगा? तो जो कैपिटल लेटर होता है वो लंबे के लिए होता है, और जो स्मॉल लेटर होता है वो झुर्रीदार या बौने के लिए होता है। तो ये तो शुद्ध लंबा पौधा गोल के लिए हो गया है, ये बौना पौधा तथा गोल के लिए है, ये लंबे पौधे तथा झुर्रीदार के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो बौना तथा झुर्रीदार के लिए, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में सदैव तीसरे ट्रैफिक लेवल पर होते हैं, खाद्य श्रृंखला में सदैव तीसरे ट्रैफिक लेवल पर कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में पहले लेवल पर होते हैं उत्पादक, दूसरे पर होते हैं शाकाहारी, तीसरे पर मांसाहारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मांसाहारी। चलिए हमारा 50वां क्वेश्चन, सामान्य अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, निम्न में से कौन विद्युत की सुचालक है? हीरा, ऑप्शन ए हीरा, ग्रेफाइट या सल्फर या फ्लोरीन? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ग्रेफाइट। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं, जिसमें से एकमात्र ऐसी एक धातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ग्रेफाइट। 51वां क्वेश्चन, अमलगम होते हैं, अमलगम क्या होता है? उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण? तो अमलगम एक हमारा मिश्र धातु होता है, जो पारा और किसी अन्य धातुओं के मिलाने से अमलगम बनता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान सभी को पता होगा कि 7। उदासीन विलयनों का पीएच मान कितना होता है? 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 7। 53वां, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है? यहाँ पर पढ़ने में थोड़ी सी अगर दिक्कत हुई तो गलत हो सकता है कि क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है? तो एथेन, जिसमें एन आएगा वो तो संतृप्त यौगिक होते हैं। एथेन, मेथेन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल भी संतृप्त, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा। एथिलीन, एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? सबको पता है, मैग्नीशियम, जिंक या पीटी, प्लेटिनम या कॉपर या ये Hg पारा।
तो यहाँ पर मैग्नीशियम और जिंक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस या धामन सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम धामन सोडा है। और ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ सबको, सबका रासायनिक सूत्र और साधारण नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी। 56वां क्वेश्चन है। तो थोड़ी सी टेक्निकल क्वेश्चन है, हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध में एक संबंध होता है V=I/R, जिसे ओम का नियम भी कहते हैं। अगर हम विभवांतर समान रखें तो जो I होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। अगर हम प्रतिरोध 3 गुना कर दें, R का 3 गुना कर देंगे तो R का 3 गुना कर देंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ये किसके विद्युत धारा की कितना हो जाएगा? 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1/3, 57। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? अमीटर द्वारा, विद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा या विद्युत मोटर द्वारा। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? अमीटर द्वारा। अगर कहे विभवांतरों को किससे मापा जाता है तो वोल्ट मीटर द्वारा। विद्युत जनित्र द्वारा क्या किया जाता है? या आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। धारा मापी द्वारा धारा की दिशा को देखा जाता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 58वां क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होता है? शून्य होता है या सभी बिंदुओं पर समान होता है या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। परिनालिका क्या होता है तो मैं इधर बना दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। अगर जब किसी कुंडली पर हम तार लपेट देते हैं तो वही परिनालिका हो जाती है। ये परिनालिका होती है। अगला क्वेश्चन, एक गतिमान आवेशित अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चालक, अर्धचालक, अतिचालक या विद्युतरोधी। तो जिसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है उसे चालक कहते हैं। अर्धचालक, अतिचालक और विद्युतरोधी। तो विद्युतरोधी, अगर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध वाला कोई पदार्थ है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युतरोधी। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न कर सकता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, ए और बी दोनों या नन, इनमें से कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेशित कण दोनों उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र भी। तो ए और बी दोनों।